तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहेंगे। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। तो आप सब जो है कि इस वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं, क्योंकि इस वीडियो में जो है कि हम आपके लिए लाए हैं। क्या लाए हैं? इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं इकोनॉमिक्स का जो है कि इकोनॉमिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर। इकोनॉमिक्स का जो है कि दूसरा नंबर चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र की आय। इसी इकोनॉमिक्स कहे तो अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं भैया, अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? तो अर्थशास्त्र कहते हैं। तो ये इसी अर्थशास्त्र का दूसरा नंबर चैप्टर जो है कि राज्य एवं राष्ट्र की आय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लाए हैं। तो यह आपका जो है कि दूसरा नंबर चैप्टर है। तो आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो के अंत में जो है कि प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा, ठीक ना। तो उससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका जो प्यारा सा दोस्त है उसको शेयर कर दीजिए। आपके पास जितना भी ग्रुप है उस सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तेजी से धमाकेदार तरीका से इस वीडियो को आप शेयर कीजिए पहले। तो हम उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दिए होंगे, सभी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस। तो आज के यह वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर स्क्रीन पर आ चुका है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, तो देखते हैं पहला नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक ना। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी एक बार सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दिए होंगे। इस वीडियो के नीचे में सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब का बटन एक बार जरूर दबा दीजिए, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है कि शेयर भी कर दिए, ठीक ना। तो बहुत बढ़िया, शेयर भी कर दिए आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है पहला नंबर प्रश्न है हमारा, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय, भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है सन 2008-9 में जो है कि इसके अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी है? भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो ये आपका बीटीसी का क्वेश्चन है। इसका बीटीसी का पहला नंबर जो है ना क्वेश्चन है यह, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होना चाहिए? 25,494। वाह, बहुत बढ़िया। तो इसका सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, 25,494 रुपये। तो बिल्कुल सही है। ई का ऑप्शन नंबर जितने भी बच्चे बी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही है, ठीक ना। जो भी इसका करेक्ट आंसर बी बता रहे हैं वह बिल्कुल सही है। तो चलते हैं हम दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा तैयार है। कहता है दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक, सर्वाधिक मतलब बहुत अधिक है। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कहने का मतलब सबसे अधिक है। तो यह क्वेश्चन आपको देख करके ही पता चल रहा होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। 2015 में आया हुआ है, 2018 में, 2021 में, 2023 में, 2024 में। तो देख सकते हैं कितना बार आया हुआ है। यह प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है कि 5 बार आया हुआ है। बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, गोवा। गोवा राज्य का जो है कि प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। वही अगर हम पूछे कि बिहार में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, बिहार में जब पूछेंगे तब आपको बताना है पटना, ठीक। यहाँ पर पूछा है भारत में, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न की ओर हम जाते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? यह प्रश्न भी 2016 में आया हुआ है और 2019, 2020 में। देखिए 2019 और 2020 लगातार पूछा है 2 बार। तो चलिए कहता है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक ना। बहुत बढ़िया। इसका करेक्ट आंसर क्या बता रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत बढ़िया है। वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बिल्कुल सही है, इसमें 100% सही है, ठीक ना। 3 का ऑप्शन नंबर सी जो है कि बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कहता है हमारा, स्क्रीन पर आ गया है। कहता है चौथा नंबर प्रश्न, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न
में से किसे शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष मतलब होता है सामने, सामने मतलब कि जो दिखता है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो 2017 में यह प्रश्न आया हुआ है। प्रत्यक्ष कर के रूप में किसे शामिल किया जाता है? तो आयकर को शामिल किया जाता है। प्रत्यक्ष कर के रूप में किसे शामिल किया जाता है? तो आयकर को शामिल किया जाता है, ठीक ना। तो आपको इसका जवाब क्या देना चाहिए? ऑप्शन बढ़ी। चलिए बहुत बढ़िया है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? आयकर को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है हमारा। पांचवा नंबर प्रश्न है, बिहार के क्या कहता है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? वही बता ही दिए थे हम आपको कि बिहार में अगर जैसे पूछेगा बिहार में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है, तो आपको बताना क्या है? पटना। पटना क्या बताना है? पटना। 5 का ऑप्शन नंबर ए। जितने भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो आपका स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक ना। तो आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए आप सभी। तो 6 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि भारत की राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम यानी सबसे पहले अनुमान किसने लगाया? भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो आपको मालूम होगा। बताइए 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 6 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। वाह बहुत बढ़िया। 6 का ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। 6 का ऑप्शन नंबर डी जितने बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल उनका सही है। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। तो आप लोग एक क्वेश्चन और बता दीजिए कि राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने कब लगाया था? तो राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने कब लगाया था? बताइए कब लगाया था? 1868 ईस्वी में। कब लगाया था? 1868 ईस्वी में। और इसने एक पुस्तक लिखा था, कौन सा? पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में। उसी पुस्तक में इसने जो है कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। कब लगाया था? 1868 ईस्वी में, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन बन गया कितना, तो देखिए आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न है हमारा, क्या कहता है? निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? इनमें से कौन जो कि हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो बताइए 7 का क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? 7 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, क्या कि प्रति व्यक्ति या के अनुसार ही जो कि हमारा रहन सहन इस सारा चीज प्रभावित होता है। क्या कि प्रति व्यक्ति या जिस राज्य का प्रति व्यक्ति या सबसे अधिक है वह कहलाएगा विकसित राज्य, ठीक ना। जिस राज्य का प्रति व्यक्ति आय कम है वह क्या कहलाएगा? अविकसित राज्य, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है हमारा। 8वां नंबर प्रश्न कहता है, भारत में क्या कहता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में जो है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो बताइएगा क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ करता है, बिल्कुल सही है। 2025 में यह प्रश्न आया हुआ है और 2021 में। चलिए बहुत बढ़िया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यदि पूछेगा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ, ठीक ना, बिल्कुल सही है। तो आगे चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है, 9 नंबर प्रश्न, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया? गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग जानते ही है। 2022 और 23 2 बार आया हुआ है यह प्रश्न, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कहता है गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया? तो रैगनर मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था? रैगनर मार्क्स ने, ठीक ना। 9 का ऑप्शन नंबर डी जितने बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। 9 का ऑप्शन नंबर डी जितने बच्चे बता रहे हैं उनका सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गरीबी के कुचक्र की धारणा रैगनर मार्क्स ने दिया था। चलिए आगे 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां हमारा प्रश्न है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्थिक वृद्धि।
देखिए विकसित पूछा है, विकसित देश के लिए आर्थिक वृद्धि और विकासशील के लिए आर्थिक विकास। जैसे कि अगर हम पूछे आपसे कि बताइए भारत विकसित देश है कि विकासशील देश है, क्या बताइएगा? भारत विकसित देश है कि विकासशील देश है? तो आप बोलेंगे कि भैया जो है कि जो है ना, भारत विकसित नहीं विकासशील देश है, ठीक है ना। तो आपका जवाब बहुत सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो देखिए जैसे विकसित देश में आता है कौन, अमेरिका आ गया, जापान आ गया, ये सब विकसित देश है। और वहाँ अगर पूछेंगे तो वहाँ पर जो है ना आर्थिक वृद्धि हो रहा है, मतलब वहाँ की आर्थिक व्यवस्था जो है ना उसमें बढ़ोतरी हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग करेंगे? आर्थिक वृद्धि। चलिए 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है हमारा, क्या है 11 नंबर प्रश्न? स्क्रीन पर आ गया है, बताइए जवाब आप लोग। 11 नंबर का क्या होगा? कहता है निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो बताइए 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मूल्य योग विधि। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मूल्य योग विधि, ठीक है ना। मूल्य योग विधि हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या पूछा था? निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर अंतिम अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो आ विधि नहीं हो जाएगा, व्यय विधि भी नहीं होगा, तो होगा क्या? मूल्य योग विधि हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर जो प्रश्न है हमारा बहुत बढ़िया प्रश्न है। कहता है गरीबी रेखा निर्धारण, क्या है 12 नंबर प्रश्न? गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण यानी कि गांव, ग्रामीण क्षेत्रों यानी कि हमारा जो गांव परिवार है, गांवों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो बताइएगा। जैसे पूछा है गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, अगर ग्रामीण क्षेत्र पूछा है तो 2400 कैलोरी होगा। क्या होगा? 2400 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी। वही अगर यहाँ ग्रामीण के जगह पर शहर रहता तब 2100 रहता है, ठीक ना। आ गया ना समझ में? तो 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न बता दीजिए पहले हम आपको शुरू में। 13 नंबर प्रश्न कहता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहता है क्या कहता है? तो सुनिए, पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? देखिए 2023 में आया, वह हम आपको पहले बता दिए थे कि पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो एक पुस्तक लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। कब? तो 1868 ईस्वी में। इसी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। किसने? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई ऐसे आपको याद रखना है, दादा का भाई, दादा भाई नौरोजी। चलिए बढ़ते हैं आगे। 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है हमारा। 14 नंबर प्रश्न क्या है हमारा? 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 14 का बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इब्राहिम रहमतुल्लाह। वाह बहुत बढ़िया, इब्राहिम रहमतुल्लाह। जो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बता रहे हैं उनका बिल्कुल 100% सही है। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष थे इब्राहिम रहमतुल्लाह, इब्राहिम रहमतुल्लाह। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर जो हमारा प्रश्न है आज का स्क्रीन पर कहता है, 15 नंबर प्रश्न हमारा है, क्या कहता है? तो वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? वर्ष भर में, एक साल में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा, जितना टोटल मात्रा हुआ उसको क्या कहते हैं? तो बताइए इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहेंगे। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है हमारा। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है?
16 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है, तो बताइए आप लोग। राष्ट्रीय आय का अगर अर्थ पूछा है तो इसका क्या जवाब होगा। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। ये तो परिभाषा से भी पूछ दिया है भाई साहब 2024 में। तो ठीक है ना, राष्ट्रीय आय का अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगर पूछेगा राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं सब्जेक्टिव में 2 नंबर में, तो जवाब दीजिएगा किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। हो गया क्लियर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर का जवाब दीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न है हमारा, चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है। क्या है प्रश्न, चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किनसे है। तो ऑप्शन ए है उत्पादन, ऑप्शन बी है आय, ऑप्शन सी है बी है, ऑप्शन सी है इनमें से सभी। तो चक्रीय प्रवाह का संबंध उत्पादन, आय से भी है, व्यय से भी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। राष्ट्रीय आय का प्रवाह का संबंध इनमें से सभी से है, ठीक ना। 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न जो है कि हमारा है, भारत में क्या है प्रश्न हमारा, भारत में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। तो ये तो आपको मालूम होगा, कहा कि हम पहले शुरू में बताए थे कि राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है कि सबसे पहले लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। और उसने जो दादा भाई नौरोजी ने लगाया, कब लगाया था 1868 ईस्वी में। तो बता ही दी थी शुरू में, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में 1868 ईस्वी में जो है कि लिखा गया था, उस पुस्तक में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ठीक हो गया क्लियर। तो जवाब दीजिएगा 19 नंबर का। अब 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 तो हो न गया, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 ईस्वी में लगाया गया। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। 19 नंबर प्रश्न है, भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, 2024 में पूछा है प्रश्न। भूमि का, जमीन का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। जमीन से हमको क्या मिलता है, जमीन से ही न लगान मिलता है, तो जमीन से लगान मिलता है। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी जितने बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। 19 का ऑप्शन नंबर डी जितने बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है जवाब। भूमि, जमीन से हमें लगान मिलता है। आय और 20 नंबर प्रश्न है, क्या कहता है 20 नंबर प्रश्न है, आय और उपभोग। आय मतलब आमदनी, उपभोग मतलब खर्चा। हम जितना कमाए और उसमें से जितना खर्चा कर दिए और उसका जो अंतर मतलब घाटा, क्या कहलाता है, तो बचत कहलाता है। जितना हम कमाए न उसमें से जितना खा पी के बैठ गए, वही उसके बाद जितना बचा वही हमारा क्या कहलाया, बचत कहलाता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे का सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। 20 का बी जितने बच्चे बता रहे हैं सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे 21 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसमें मूल्य ह्रास, ह्रास मतलब कमी का मूल्य शामिल है। निम्न में से किसमें मूल्य ह्रास का मूल्य शामिल है, बताइएगा। 21 का क्या होगा करेक्ट आंसर, 21 का हो जाएगा एनडीपी, एनएनपी, जीडीपी। तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, एनडीपी हो जाएगा, नेशनल डेवलपमेंट प्रोडक्ट। नेशनल डेवलपमेंट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनपी यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। क्या पूछा है प्रश्न, निम्न में से किसमें मूल्य ह्रास का मूल्य शामिल है। तो इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। देखिए ये प्रश्न जो है कि 2025 में आया हुआ है, ये सब ऊपर वाला जो देख रहे थे आप 2024 में था, ये सब अब 2025 का अनुसार हो गया। कहता है ये तो हो ही गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। आगे 22 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है। निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है। देखिए पूंजी रहेगा तो ट्रैक्टर हम नहीं खरीदेंगे। देखिए पूंजी जब है हमको तो ट्रैक्टर खरीद लेंगे, अगर पूंजी ही नहीं रहेगा तो हम ट्रैक्टर नहीं खरीद पाएंगे। उपकरण, कोनो भी उपकरण लीजिए, पंखा टीवी, पूंजी रहेगा तभी तो खरीद सकते हैं। मशीन भी पूंजी रहेगा तभी खरीद सकते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से
क्या पूछा है प्रश्न, निम्न में से पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है। पूंजी मतलब इसमें किस किस वस्तु में पूंजी का जरूरी पड़ता है, तो इनमें सभी में पूंजी रहेगा तभी तो कोई उपाय होगा। इनमें से सभी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आगे बढ़ते हैं, 22 तक हो गया है क्लियर, सभी का क्लियर है, सभी का जवाब क्लियर है ना, ठीक है। आवाज सभी क्लियर है पूरा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न जो है कि राष्ट्रीय आय को, क्या पूछा है, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्याओं से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। देखिए राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्याओं से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को तो हम क्या कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो बचता है भागफल उसी को ना हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। हाँ, तो 23 का ऑप्शन नंबर डी जितने बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, उनका क्या है, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न मतलब अंतिम प्रश्न। 24 नंबर का आता है प्रश्न हमारा, 1949 में, कब, जब हमारा भारत देश में संविधान लागू हुआ था, कब, 1950 में, उससे एक साल पहले। 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय समिति के साथ अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। 24 का ऑप्शन नंबर ए, पीसी महालनोबिस, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 24 का ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए ठीक है ना, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। यह जो था आपका दूसरा नंबर चैप्टर राज्य एवं राष्ट्र की आय का ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दिया है। कब से कराए हैं जानते हैं, ये जो हम कराए हैं 2011 से लेकर के 2025 तक में जितने भी आए हुए प्रश्न थे सबको हम क्लियर करा दिए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह क्लास बिल्कुल मस्त लगा होगा, ठीक ना। और सभी कोई जो है कि इस जवाब से क्लियर होंगे, है ना। तो आप सबको कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगला वीडियो जो है कि तीसरा नंबर जो है कि चैप्टर है मुद्रा बचत एवं साख, वो भी करा देंगे, ठीक ना, अगले दिन। आप लोग जो है कि जरूर जुड़िएगा लाइव क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, राधे राधे।